नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के दो उपाय हैं। पहला तरीका है शॉर्ट टर्म, जैसे कि दवाइयाँ, चूर्ण या सप्लीमेंट, और दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जैसे कि योग, खान पान से संबंधित परिवर्तन और प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात। मैं आज बात करूंगी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की, क्योंकि ये है असरदार, आसान और कारगर। सबसे पहले समझेंगे कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, क्यों हमारे शरीर में होता है। साइंटिफिक रीज़न पता होगा तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद हम कुछ करेंगे असरदार आसन, जो आपको कब्ज में बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाएंगे। और तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसी ड्रिंक्स जो आपको रात को और सुबह लेनी है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा खाना पूरी पाचन तंत्र से होकर गुजरता है और वहाँ से खून में जाता है, जिसको हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा समराइज वर्जन है कि कैसे हमारा शरीर काम करता है। लेकिन खाना पेट में जाने के बाद क्या उसके साथ होता है और कहाँ से कब्ज शुरू होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो आंतों से उसको अच्छे से उतरना बहुत ज़रूरी है। उसको कहा जाता है बॉवेल मूवमेंट। ये तब होता है जब हमारे पेट की, हमारी आंतों की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और फैलती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टालसिस, जिससे हमारा खाना अच्छे से आंतों में उतरता है। अब ये खाना जाके हमारे पेट में मिक्स हो जाता है और इस टाइम पे ये एक द्रव्य का रूप ले लेता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। पेट से खाना जाता है बड़ी आंत में, जो काफ़ी लंबी होती हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक काम होता है जो सबसे ज़रूरी है, खून में सारे पोषक तत्व खिंच के चले जाते हैं। और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, जो पचता नहीं है, इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं और जितने भी चीज़ें होती हैं जो पचती नहीं है, वो चली जाती हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में होता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन। होता क्या है, बड़ी आंत से ये सारा पानी खिंच जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो सेमी सॉलिड यानी कि ठोस और कठोर हो जाता है, और इसके बाद वो आपके कोलोन और रेक्टम से होते हुए जब आप मल द्वार से इसको बाहर निकालते हैं तो स्टूल के फॉर्म में फ्रेश होने पर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ये एक तरीका का वेस्ट है जो शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब कब्ज़ कहाँ पे शुरू होती है? कब्ज़ शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी वाली आंतों में। जब खाना ज़्यादा देर तक बड़ी आंतों में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके होने से क्या होगा, जो आपका मल का एक कंसिस्टेंसी होती है वो ख़राब हो जाएगी, वो ज़्यादा ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, जिसके कारण आपकी आंतों से खाना चिपकने लगता है और आप जब फ्रेश होते हैं तो आपको पेन होता है और वहाँ से शुरू होती है कब्ज़ की प्रॉब्लम। पर ये होती क्यों है, क्या है इसके कारण? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है, जो मैंने पेरिस्टालसिस की बात करी थी, जो मूवमेंट की बात करी थी, वो अच्छे से ना होना। ये तब होता है जब हमारी लाइफ सेडेंट्री होती है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो हमारे जो पाचन तंत्र की पूरी मांसपेशियां हैं वो अच्छे से संकुचित और फैलती नहीं है, जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है और बॉवेल मूवमेंट हमारा स्लो हो जाता है। दूसरा कारण होता है, अगर आप अपने खाने में रेशेदार यानी कि फाइब्रस फूड कम खाते हैं। रेशेदार खाना क्या करता है, आपके बॉवेल, आपके खाने को चिकना करता है, जो आपके आंतों से चिपकने से बचाता है। तो आपको अपने खाने में फाइबर से भरा हुआ खाना लेना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आप अपने खाने में, अपने डेली रूटीन में वाटर इनटेक कम करते हैं, तो पहले से ही खाना काफ़ी हार्ड आता है बड़ी आंतों में और फिर उसके बाद और पानी सूख जाता है, जिसके कारण जो स्टूल होता है वो बहुत टाइट बनता है और उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। चौथा कारण हो सकता है कि आपको इनमें से कोई डिजीज़ है या बीमारी है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरकैल्शीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, सीलिएक डिजीज़, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या फिर पार्किंसंस डिजीज़। अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक शरीर में रहता है तो इससे फिर दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे पाइल्स हो गया, हेमोरॉइड्स हो गए, एनल फिशर्स हो गए या फिर फीकल इन्फेक्शन। ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा साइंटिफिक चीज़ें इसलिए बताना पसंद करती हूँ क्योंकि अगर रूट कॉज यानी कि परेशानी की जड़ पता चल जाए तो सल्यूशन की तरफ हम एक कदम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि 4 कारण कौन से हैं, तो सल्यूशन भी क्या होगा। सल्यूशन ये है कि अपनी लाइफ एक्टिव कीजिए,
किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट। योगा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि योगा एकदम सेफ है और उतना ही असरदार है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड आसन होते हैं जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छे हैं। तो हम योगा के कुछ आसन करेंगे जो हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़ होती है जो मैंने फाइबर की बात करी थी, पानी ढेर सारा पिए जो लोगों को कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है, फाइबर वाला खाना, जिसके बारे में आगे बात करूंगी। और अब हम करेंगे कुछ आसन। हम आज 5 आसन करेंगे जो आपको कब्ज़ में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाएंगे। तो चलिए मैट पे आ जाइए और अब आसन शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है बद्ध कोण आसन। बहुत ही आसान सा है लेकिन बहुत कारगर है। इसमें आप क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे मैं ज़मीन पर बैठी हुई हूँ, इसको बेड पर भी किया जा सकता है। अगर आप नीचे ज़मीन पर बैठते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो फ्लोर होता है वो समतल होने के कारण आसन अच्छे से जमता है। तो अब क्या किया मैंने, अपने दोनों पैरों को खोला और पैरों के तलवों को मिला लिया इस तरीके से, और अपने जो कंधे हैं उनको एक बार सीधा किया और सामने की तरफ आप देखेंगे। और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से, ये देखिए उंगलियों को मैंने इंटरलॉक किया और इसको अब इस्तेमाल करूंगी मैं अपने पैरों को अपनी तरफ खींचने में। अब सबकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग आसन बैठेगा। तो जैसे किसी का यहाँ तक आएगा, कुछ लोग और आगे भी ले सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों का इतना ही पैर जाए, विच इज़ ओके। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये अच्छा होता जाएगा। जैसे ये जो आपकी मसल है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो पैर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये मसल फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपका पैर पीछे नहीं खींचेगा। तो सारी चीज़ें आपके मांसपेशियों से जुड़ी हैं। जो मांसपेशियाँ यूज़ नहीं होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। आज से शुरू करेंगे, 1 हफ्ते बाद आपको तुरंत दिखाई देगा, अच्छा ये चीज़ और आगे बढ़ गई और अच्छे से आसन आपका लग रहा है। तो ये मत सोचिए कि मेरा कैसा हो रहा है, कभी कंपटीशन नहीं करना है। तो आपको बस आगे बढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद उसमें चेंजेस नज़र आएंगे। तो मैंने क्या किया, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को अपनी तरफ खींचा और फिर देखिए मैंने अपने चेस्ट को किस तरीके से बाहर लगाया। ये देखिए, मैं ये ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो हिप बोन है उसको मैं सीधा कर रही हूँ। कॉन्स्टिपेशन का एक कारण ये भी होता है जो बहुत कॉमन नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है, पेल्विक डिस्फिगरेशन। जब आपका पेल्विक अच्छे पोस्चर में नहीं होता है और जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन का समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि कोलोन और रेक्टम की पोजीशन ठीक से नहीं आपकी होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप अपने पेल्विक फ्लोर पे काम करते हो इन आसनों के थ्रू, जिससे आपको फ्रेश होते वक्त पेन नहीं होता है और आपकी कब्ज की समस्या थोड़ी सी हल्की होती है, ठीक है। तो आपने अपने पैरों को इस तरीके से खींचा, चेस्ट बाहर निकाला और देखिए पैर जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाएगा। आंखें बंद करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। हमारे हिप्स में 2 हड्डियां होती हैं। अगर आप सही से आसन लगाएंगे तो वो 2 हड्डियां आपके मैट को टच करनी चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से जमा के बैठेंगे, छाती बाहर निकली रहेगी, आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करें। आप इसे अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, शुरू में 10-15 सेकंड में रुकने में आपको पेन होगा, विच इज़ ओके। फिर आप रुक जाइए, ब्रेक लीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट इसी आसन में आपको बैठना है। जो लोग बद्ध कोण आसन नहीं कर सकते हैं वो वज्रासन कर लेंगे। आंखें खोलिए और उसके बाद क्या करिए, अपने एक हाथ से थोड़ा सा थाई को नीचे ले जाइए। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, अगर दर्द हो तो रुक जाना है और थोड़ा सा हम लोग अपने मसल पे काम कर रहे हैं। ये है बद्ध कोण आसन। पैर को वापस लेके सुखासन में आप बैठ जाएंगे। और दूसरा आसन है अर्ध बद्ध पारिव्रत मालासन। काफ़ी लंबा नाम है लेकिन बहुत आसान है। तो ये मालासन का ही एक वेरिएशन है, बट थोड़ा सा हमारे जो आते हैं, बड़ी आते हैं, छोटी आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये उनको मजबूती देता है। कैसे करेंगे अब हम ये देखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मालासन में बैठेंगे। ये देखिए, अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो पीछे एक तकिया रख लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जब आप बैठेंगे तो आपको अपने अंगूठे डायगनली इस तरीके से निकाल देने हैं, ठीक है। ये जांघें आपकी ऐसे खुले रहेंगी, चेस्ट हमेशा सीधे रहेगा। मोस्टली सारे आसन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो है कि हमारे कंधे, गर्दन और पीठ सीधी रहे। जितना स्पाइन सीधा रहेगा
उतना ही हमारे जो पेट के ऑर्गन्स हैं उनको जगह मिलेगी फैलने की, ठीक है। तो आप अच्छे से बैठें, इससे आपका जो हिप है वो ब्रॉड होगा, आपके लेग्स में स्ट्रेंथ आएगी, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है जो आते हैं उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो मैं ऐसे बैठी हूँ। अब इसे करते कैसे हैं, या तो मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ इसको। एक बार मैं आपको एक साइड से कैसे करके दिखाऊंगी। देखिए ये जो हाथ है लेफ्ट वाला, इसको लेंगे हम, ये देखिए इसको पीछे लेके जाइए और फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले हाथ से अपनी कलाई को पकड़ेंगे, ये देखिए, और फिर आप ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे रुकिए, 5 से 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरिए और छोड़ते हुए आ जाइए फिर से सेंटर में। अब मैं आपको साइड से एक बार करके दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये देखिए, तो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, ये देखिए, राइट वाला हाथ लेंगे इस बार, ये मैंने पीछे लिया, ये देखिए, और फिर मैंने हाथ को खोल दिया, दूसरे हाथ से मैंने अपनी कलाई को पकड़ा। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। और फिर ऊपर अच्छे से अपनी छाती को खोलें और यहाँ पे रुक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरें और छोड़ते हुए आ जाएं वापस। और इसके बाद हम सुखासन में बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा आसन है ये। और जो हम तीसरा आसन है वो करेंगे नौकासन, बोट पोज। बहुत अच्छा आसन है क्योंकि जो हमारी आंतें होती हैं, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है, इसकी मसाज इससे नहीं होती है। तो जो पेरिस्टाल्सिस की मैं बात कर रही थी, ये आसन उसको अच्छा करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा आपके शरीर की, और पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी है जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काफ़ी हिल जाता है, वो उसमें भी काफ़ी आपको आराम मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा आसन है, इसको स्किप नहीं करना है। देखिए क्या करते हैं, इसको लेट के भी किया जा सकता है, लेकिन जो मैं तरीका बता रही हूँ वो बिगिनर्स के लिए बड़ा आसान है शुरू करना, बैलेंस में आसानी हो जाती है। एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप क्या करते हैं, पहले तो अपने कंधों को सीधा रखें, ठीक है, चेस्ट को थोड़ा बाहर, क्योंकि यहाँ पे स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो सामने देखिए, और इसके बाद एक कोई भी पैर उठा ले जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मैं इस वक्त राइट वाला उठा रही हूँ, उठाया मैंने थोड़ा सा, और देखिए पीछे हल्का सा गई, दूसरा उठा दिया, यहाँ तक आ जाइए। पहले आपको लगेगा कि अच्छा ये नहीं हो रहा, पहले जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद हाथों को खोल दीजिए, ठीक है। अब आप पूरे तरीके से अपने हिप पर आ गए हैं, और इस मोमेंट में आप देखिएगा आपकी आंतों वाले एरिया में, यानी कि इस जगह बीच में मिडिल बेली में एक स्ट्रेच फील होगा, क्योंकि आप इस वक्त जो बैलेंस ले रहे हो वो अपने एब्डोमिनल मसल्स की वजह से ले रहे हो, और इसीलिए उनकी अच्छे से मसाज हो रही है, उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। तो चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जब ये कंफर्टेबल हो जाए तो आप पैरों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने ये पैर खोल दिए, स्ट्रेट कर दिए, और अब सामने देखेंगे। 1 उंगलियां अच्छे से खोले रहें, 2 3 4 5। ये आसन आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। शुरू में सिर्फ 1 बार करें, जैसे मैं कर रही हूँ बस फॉलो करते जाएं, वापस आ जाएं। तो ये था हमारा तीसरा आसन। और अब हम चौथा आसन करेंगे, सुप्त पादंगुष्ठ आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें लेटना है। आखिरी के 2 आसन लेट करके ही हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लेटेंगे, पैर खुले हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पैर कोई भी उठाएंगे और उंगली, ये 2 उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, ये देखिए, और इसको आप सीधा करने की कोशिश करोगे। हो सकता है पूरा सीधा ना भी हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। दूसरा पैर एकदम एक्टिव और सीधा रहेगा, उसको ढीला नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सांस भरेंगे और पैर को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। ये देखिए, दोनों हाथों का यूज़ किया मैंने, अच्छे से खोला और अपना देखिए सर उठाया, और मैंने अपने माथे को टच कर लिया अपने अंगूठे से। इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यहाँ पे रुकूंगी, 1 2 3 4 5। सांस भरिए और फिर से उंगली को पकड़िए और सीधा। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, 1 2 3 4 और 5। बस हो गया।
पैर आ गया वापस। सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ, ये देखिए सीधा कर, देखिए इतना भी होगा ना इट्स ओके, और इतना भी होगा ओके। धीरे 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 ये जो हैमस्ट्रिंग है इस पे काम होगा तो ये भी सीधी हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुके, कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे। दूसरा पैर देखिए एक्टिव रहेगा, सीधा रहना चाहिए, उसको ढीला नहीं करना है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए पैर को मोड़िए, यहाँ पे ये जो जांघ होती है इस पे आपको फील होगा स्ट्रेच, और फिर देखिए मैंने अपना माथा टच कर दिया। 1 2 3 4 और 5। सांस भरिए, वापस सर गया, दोनों उंगलियां फिर से फंसाई और यहाँ रुकेंगे हम 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 और पैरों को नीचे लेके गए। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीदिंग करें, ये देखिए थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। और आखिरी आसन अब हम करेंगे लेग रेज्ड पोज, जिसमें हम पैरों को उठाएंगे, उत्तान पादासना। देखिए मैंने क्या करना है अब इसको करने के 2 तरीके हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे दबा लें, और अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो मैं बताऊंगी फिर आपको कैसे करना है। देखिए आप पहले पैरों को आपस में जोड़ेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे, एकदम एक्टिव और सक्रिय रहेंगे। और फिर क्या करेंगे, दोनों पैरों को दम लगा के उठाएंगे, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरिए और फिर नीचे ले आइए। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप ये ट्राई कीजिए, इससे और स्ट्रेच आएगा। दोनों हाथ बगल में रहेंगे, हिप्स के नीचे नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे वो मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। कैसे करेंगे, सांस भरिए। 1 2 3 4 5। सांस भरिए और पैर दोनों वापस। इसके बाद क्या करेंगे, पूरा 90 डिग्री उठा लेंगे। तो बिगिनर्स के लिए क्या करना है, और अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो बिना हाथ को हिप्स के नीचे दबाए हुए करेंगे। सांस भरिए, दोनों एक्टिव पैर धीरे धीरे सांस भर के उठाइएगा, बिल्कुल सीधा पैर रहेगा। और फिर अपने टोज को अपनी तरफ कर दें। 1 2 3 4 5। अब चैलेंज क्या है, यहाँ पे सांस भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे और फिर 45 पे दोबारा रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे। देखिए जब मैंने होल्ड किया है, आपको सांस होल्ड नहीं करनी है, सांस आपको लेते रहनी है। हाथ दोनों वापस निकालें, पैर आ गए वापस। ऐसे करके आप थोड़ी देर शवासन में लेटे रहेंगे। यहाँ पे ये हमारे सारे आसन खत्म होते हैं, पांचों के पांचों। ये आप रोज़ाना करें, खाली पेट सुबह करेंगे तो और भी अच्छा है। और फिर राइट साइड से करवट लेके आप उठ के वापस आ जाइए सुखासन में। तो आसन तो हमारे हो गए हैं ख़त्म। तो चलिए अब वो 2 ड्रिंक्स बनाते हैं जो आपकी कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो सबसे पहली ड्रिंक आपको लेनी है सुबह खाली पेट। होता क्या है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एल्कलाइन लेना चाहिए, कोई चीज़ एसिडिक नहीं लेनी चाहिए। एसिडिक से मेरा मतलब है जैसे चाय या कॉफ़ी। तो आप चाय कॉफ़ी अगर सुबह उठते ही सबसे पहले लेते हैं तो वो आपके पेट की एसिडिटी और कब्ज़ को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो आपको या तो सुबह नॉर्मल पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर कब्ज़ की बहुत समस्या है तो ये वाली ड्रिंक आप लीजिए। और ये ड्रिंक है बिल्कुल आसान। आपको क्या करना है, नारियल पानी ठंडा लेना है, ग्लास में उसको ले लीजिए और 1 टेबलस्पून या फिर 10 ग्राम आपको चिया सीड उसके अंदर डालना है। अगर चिया सीड नहीं है तो आप बेसिल सीड्स भी ले सकते हो, और डाल करके आप इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें उसके अंदर। चिया सीड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये फूल जाता है और बहुत चिकना हो जाता है, और जब आप इसको पीते हो तो आपको आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद जब आप फ्रेश होने जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से स्टूल निकलता है, आपका पेट अच्छे से क्लीन हो जाता है और पेन भी आपको कम होता है। कोकोनट वाटर इसलिए क्योंकि एल्कलाइन है और आपको हाइड्रेशन देता है, पेट की जो दीवारें होती हैं उनको चिकना रखता है और आपके डाइजेशन को काफ़ी अच्छा रखता है।
अब बात करते हैं दूसरी ड्रिंक की, जो आप सोने से पहले ले सकते हैं। अगर सोने से पहले आप नहीं ले सकते तो इसको भी आप सुबह ही ले सकते हैं। क्या करना है आपको, फ्लैक्स सीड, सन के बीज जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, इनको आपको मिक्सी में पीस के रखना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत पीस के रखिए, 5 से 6 चम्मच पीस के छोटे से टिफ़िन में फ्रिज में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। आपको क्या करना है, 1 स्पून ये चम्मच फ्लैक्स सीड का लेना है, पाउडर का। पाउडर फॉर्म में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप साबुत खाते हैं तो कई लोगों को इसको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका जो आउटर कवर होता है वो काफ़ी कठोर होता है। तो आप इसका पाउडर बनाएंगे और फिर एक छोटे ग्लास में 50 से 80 100 ml पानी लेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसमें आप फ्लैक्स सीड पाउडर डालेंगे और इसके बाद आप इसको पी के सो जाएंगे। ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ्लैक्स सीड के अंदर भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ये पानी के साथ मिक्स होता है बहुत चिकना रूप ले लेता है, जिससे आपका बॉवेल मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो जो आप चूर्ण खाते हो, दवाइयाँ खाते हो, उनको खाने से प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को बहुत कब्ज होती है वो बिना चूर्ण खाए सो ही नहीं पाते, क्योंकि इनके शरीर को एक तो लत लग चुकी होती है और दूसरा पहले आप 1 चम्मच से शुरू करते हो, फिर 2 चम्मच, 3 चम्मच, इस तरीके से ये चीज़ें एडिक्टिव होती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको लंबे समय तक आपकी परेशानियों को आपकी कम करें। हो सकता है ये चीज़ें थोड़ा टाइम ज़्यादा लें, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है, जो इनका असर है वो एकदम पक्का है। अब बात करते हैं दोस्तों एक फल की, जो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी उन लोगों को स्पेशली जिनको IBS की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, आपको कीवी खानी है दिन में 1 बार। उसको सिंपल छीलिए, काट के खा लीजिए। कीवी एक बहुत अच्छा फल है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए प्रूवन बहुत अच्छे हैं। मैं कोई अगर रिसर्च साइंटिफिक स्टडी होगी तो उसका लिंक डाल दूंगी, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कीवी पेट के लिए कितनी अच्छी है। इसके साथ पपाया बहुत अच्छा है, अगर आप वो खा सकते हैं सुबह सैलेड बना के, काट के बस उसे खा लें, उसमें नमक आपको नहीं डालना है। केला, कफ जिनको होता है वो केला खा लेंगे, अगर कफ की परेशानी नहीं है तो केला अच्छे से खाएं, पोटेशियम होता है, वो भी आपके बॉवेल मूवमेंट को बहुत अच्छा करता है। इसके साथ आप अपनी सब्जियों की चॉइसेस थोड़ी अच्छी कीजिए। फाइबर, जो मैं जो 4 मैंने आपको कारण बताए थे उसमें से एक कारण ये है कि हम फाइबर कम खाते हैं। तो फाइबर कहाँ से आएगा, जब हम फलों को साबुत खाएंगे, उनके छिलके के साथ खाएंगे। फाइबर का काम क्या करता है, वो खाने को ठोस नहीं होने देता है और जो हमारी आंतें होती हैं उससे चिपकने नहीं देता है, और जो खाना है आंतों में अच्छे से फिसल के नीचे निकलता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आंतें भी मजबूत होंगी, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो आपकी कब्ज़ की परेशानी आपको हो ही नहीं सकती है। और ये सब्जियां क्या हैं, जैसे आपने लौकी खाई या आपने तोरई खाई, तो आप इनको पूरा अच्छे से बनाएं, बहुत ज़्यादा ना गलाएं, कम मसाले के साथ बना के खाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आराम मिलेगा। साथ में दोस्तों श्योर करें कि आप कम से कम दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पी रहे हैं, स्पेशली अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है। खाने से पहले पानी पिएं, खाना खाते वक्त उसके बीच में पानी ना पिएं, और अगर प्यास लग रही है तो 20 मिनट तो रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, पेट में जब तक खाना जाता है आप उसको डाइल्यूट कर देते हो और इस वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आप खाने को और पानी को सेपरेट रखेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ये सिंपल टिप्स हैं, हो सकता है आपने सुने भी होंगे, लेकिन इनको कंबाइन करके योगा के साथ आजमाइए, एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको अपने कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आपको लेने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी तरीके की आपको कोई फीडबैक भी है या आपकी कोई और समस्या है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी। नमस्ते।